नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आ चुके हैं आप लोगों के लिए लेकर के एनसीईआरटी का चैप्टर 4। कल हम लोगों का थोड़ा सा बचा था, तो इसी को हम लोग आगे करेंगे। जो चैप्टर हम लोगों का बचा हुआ था उसी को हम लोग आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक बार आप लोग फिर से जुड़ जाइए सब लोगों को नमस्कार। तो आइए सब लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, जल्द से जल्द सब लोग जुड़ने का प्रयास करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो चैप्टर 4 का जो चीज़ें हमारी बची हुई थी उनको आगे करने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि सब लोग जुड़ सकें। तो चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं। हमने कल यहाँ पर सोर्सेस देखे थे, जो हमारे सोर्सेस थे, लिटरेरी सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जितने भी प्रकार के हमारे सोर्स होते हैं, तो उनके बारे में हम लोगों ने कल अध्ययन किया था। और जो महापाषाण आप लोगों ने कब्रें देखी थी, जो आपकी कब्रें थी, उनके बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया था। तो चलिए एक बार आप लोग जुड़ जाइए क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। तो कल हम लोगों ने जिन चीज़ों को कवर कर लिया था उसके आगे हम लोगों ने देखा था कि ये कब्रें थी। कब्रों के अलावा यहाँ पर आपको ये कुछ एक कटार हो गई और कुछ आपके शिलाखंड दिखाए गए थे। उसके अलावा आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि आगे क्या चीज़ें हैं। तो इसमें आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सारी चीज़ें आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं कि नहीं। तो चलिए आगे हम इसमें देखते हैं। हमने आपको कल बताया था, कल की जो क्लास हुई थी हमारी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो जब इन चीज़ों की खुदाई करते हैं तो खुदाई से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर आगे की आप लोगों की जो खोज होती है कि कितने वर्ष पुराना यह कब्र है, कितने साल पहले ये चीज़ें पाई गई हैं, वहाँ से हम लोग इसका प्रमाण प्राप्त करते हैं। तो जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति को ही दी गई थी। जो भी कंकाल के साथ चीज़ें पाई गई हैं वो मरे हुए व्यक्ति के साथ ही थी। कभी कभी क्या होता है कि एक ही कब्र में दूसरी कब्र को भी, जैसे कि किसी एक कब्र में ज़्यादा चीज़ें प्राप्त होती हैं, दूसरी कब्र में कम चीज़ें प्राप्त होती हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है। जैसे कि ब्रह्मगिरी से हमको एक कब्र प्राप्त हुई है, जो कि लगभग वहां पर 23 सोने के मनके और शंख प्राप्त हुए हैं। आपको पता होगा कि जैसे जो कब्रें होती हैं तो किसी किसी में बहुत सारे लोगों के प्रमाण मिलते हैं, किसी किसी में एक दो लोगों के प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पर एक दो लोग हैं, एक दो चीजें रखी गई हैं, और कहीं कहीं पर पता चलता है कि बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। तो अगर आगे इसमें देखे जाए तो ब्रह्मगिरी से जो हमको एक कंकाल मिला है, तो कंकाल में हमको जो व्यक्ति की कंकाल है वहां पर 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे। उसके अलावा जो दूसरे कंकाल थे, दूसरे कंकालों के पास कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि काले लाल जो मृदभांड, आप लोग जानते हैं कि जो काले लाल मृदभांड हैं उनके बारे में हमको सूचनाएं मिलती हैं कि वह भी हमको प्राप्त होते हैं। तो ये जो आप लोगों को मृदभांडों से मिल रहे हैं, तो यहाँ से हम उनके सामाजिक जीवन के बारे में पता कर पा रहे हैं। अब सामाजिक जीवन कैसे, कि उनका जो सामाजिक जीवन था वो किस तरीके से था। कुछ लोग अमीर रहे होंगे तो कुछ लोग गरीब रहे होंगे। तो यहाँ पर हमको उनकी सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा अवंतिका बॉस जी, गुड इवनिंग। तो उसके अलावा कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो बहुत अमीर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत गरीब रहे होंगे। आयुषी पांडे, गुड इवनिंग।
तो और कुछ इनमें से सरदार रहे होंगे जिनकी कब्रों पर बहुत ही ज्यादा मनगे हो गया, शंख हो गया, ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। उसके अलावा कुछ लोग इनके अनुयायी भी रहे होंगे। अनुयायी क्या होता है कि किसी को मानने वाले, फॉलो करने वाले, फॉलोअर्स जिनको आप लोग बोलते हैं। अब कब्रों के बारे में यहां पर दिया गया है कि क्या कुछ कब्रें, जो कब्रगाहें थी, वो कुछ खास परिवारों के लिए थी, क्योंकि कब्रें जो होती हैं वहां पर हमको बहुत सारे जो प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि इनाम गांव से मिली हुई कब्रों में जब आप लोग देखेंगे तो वहां से प्राप्त जो कब्रें आपको मिलेंगी उनमें एक अलग प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी। उस संरचना के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें। ओंकार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ओंकार। तो कभी कभी क्या होता है कि महापाषाण काल से एक ही कब्र से कई सारे कंकाल मिले हैं। जैसे कि किसी एक कब्र को खोदा गया तो वहां से कई सारे कंकाल प्राप्त हुए हैं, और वो जो कंकाल हैं वह यह दर्शाते हैं, उनसे हमको यह जानकारी प्राप्त होती है कि शायद यह एक ही परिवार के रहे हों, और या तो एक परिवार के ना रहे हों तो एक ही समय में इनकी मृत्यु हुई हो, ताकि एक ही समय में एक साथ इनको दफना दिया गया। हम उन कब्रों से यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि उस कब्र में जैसे कि एक ही परिवार के बहुत सारे लोगों को दफनाया गया है एक ही जगह पर, तो वो लोग एक ही समय में उनकी मृत्यु हुई हो, या तो एक ही साथ उनको दफना दिया गया। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते से ला करके इसमें दफनाया जा सकता है। क्या पता मॉब लॉन्चिंग। जी सौरभ यादव, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सौरभ यादव। तो जैसे कि यहां पर पोर्ट होल जो दिया हुआ है कि मरने वाले लोगों को बाद में पोर्ट होल के माध्यम से इसमें दफना दिया जाता था। तो पोर्ट होल क्या होता है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि जैसे कि कोई एक कब्र है, उसको एक बगल से रास्ता बना करके उसी में उसको दफना देना, उसको हम पोर्ट होल के माध्यम से जानते हैं, उसको हम पोर्ट होल बोलते हैं। ऐसे स्थानों में क्या किया जाता था, गोलाकार पत्थर लगाए जाते थे। आप लोगों को पता है जब हमने महापाषाण काल की कब्रों को बताया था तो उसमें पत्थरों की कब्रें बनाई जाती थी। तो ऐसे स्थानों पर क्या किया जाता था, एक गोलाकार पत्थर लगा दिया जाता था ताकि ये पता रहे कि यहां पर कौन से व्यक्ति को दफनाया गया है। जैसे कि आज भी आप लोग कब्रों के ऊपर देखते हैं, जैसे कि जो आपकी क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को दफनाया जाता है तो वहां पर आप देखते हैं कि उसके ऊपर नाम लिख दिया जाता है, और एक चिन्ह के रूप में एक चट्टान को, एक पत्थर को लगा दिया जाता है। उससे क्या पता चलता है, उससे यह पता चलता है कि यह स्थान अमुक व्यक्ति का है। जी डालफेम नहीं, डालफेन दूसरी चीज हो जाएगी। पोर्ट होल ये होता था कि कोई एक कब्र है, जैसे कि कब्र में एक होल बना दिया गया और उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया गया, गोलाकार पत्थर लगा दिया जाता था कि इस स्थान पर इस व्यक्ति को दफनाया गया है। और फिर जैसे कि दूसरे व्यक्ति को दफनाना है तो एक बगल से छिद्र बना करके और वहां से उस व्यक्ति को भी उसी पत्थर में दफना दिया गया। तो इसको हम पोर्ट होल के अंतर्गत रखते हैं। तो आज भी आप लोगों को पता है कि क्रिश्चियनिटी में इन लोगों को दफनाया जाता है। उसके बाद इनाम गांव, आप लोग इनाम गांव को देखते हैं। इनाम गांव में एक विशिष्ट प्रकार की कब्र मिलती है जहां पर सीधा लिटाकर इनको दफनाया गया है। तो इनाम गांव में आपकी कुछ कब्रें मिली हैं जहां पर एक साथ जो बॉडी है, बॉडी के पैर काट करके उसको दफनाया गया है। तो आगे इसमें हम लोग देखते हैं इनाम गांव में जो आपकी कब्रें मिली हैं, तो
उसके बारे में देखेंगे तो ये इनाम गांव जो क्षेत्र है आपका, आपका भीमा नदी जो आपकी पड़ती है, भीमा नदी की एक सहायक नदी है घोड़े, घोड़ जिसको हम बोलते हैं, या तो घोड़े बोल देते हैं या तो घोड़ बोलते हैं। तो उसके किनारे में एक जगह है, उसको हम इनाम गांव नाम से जानते हैं। तो यहां पर लगभग 3600 से 2700 साल पहले लोगों के रहने के प्रमाण मिलते हैं। और यहां पर जो वयस्क थे उनको सीधा लिटा करके दफनाया जाता था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनाम गांव कहां पर पड़ता है, इनाम गांव किस स्थान पर पड़ता है, कहां पर यह पूरा स्थल प्राप्त होता है हमको। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनाम गांव कौन से स्थान में पड़ता है। एकता दुबे, इनाम गांव कहां पर पड़ता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोग बताइए कि इनाम गांव कहां पर पड़ रहा है। ओंकार जी, हाथी के प्रमाण मिले हैं, हाथी के दांतों के प्रमाण मिले हैं। जो अभी खुदाई हुई है वहां पर हाथी के दांतों के प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं। तो इनाम गांव आपका महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। महाराष्ट्र की आपकी नदी है भीमा नदी, और जो उसकी सहायक नदी घोड़ है उसी के किनारे पर यह प्राप्त होता है। इनाम गांव का समय पीरियड हम लोग 3600 से 2700 ईसा पूर्व मानते हैं। लगभग यह जो आपका इनाम गांव वाला क्षेत्र हम लोग मानते हैं, तो इनाम गांव के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। आगे इसमें देखते हैं कि आगे इसे क्या है कि कुछ एक आदमी के 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों मिट्टी के एक बड़े बर्तन संदूक में दफनाया गया था। जैसे कि अभी हमने आपसे बताया था कि इनको दफनाने के लिए कुछ अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग करते थे। इनाम गांव से कुछ कब्रें मिली हैं जहां पर आदमी के पैर काट करके उसको दफनाया गया था। और जो इनकी कब्रें मिली हैं, कब्रों में खाना पानी साथ में इनके रखा जाता था। कब्रों के साथ बर्तन हो गया, खाना हो गया, पानी हो गया, शवों के साथ में दफनाया जाता था। और कुछ जगहों पर हमको प्रमाण मिलते हैं कि उनको उनके आंगन पर दफना दिया जाता था। तो आंगन में भी दफनाने के हमको प्रमाण प्राप्त होते हैं। एक आदमी के जैसे कि 5 कमरे वाला जो मकान था और संदूक में उसको दफना दिया गया था। उसके अलावा आगे हम लोग देखेंगे तो इनको जैसे कि बस्ती के बीच में बसा हुआ जो क्षेत्र होता था उसके वहां पर भी ये लोग दफना देते थे। जैसे कि बड़े घर होते थे, बड़े घरों में भी दफना देते थे, पैरों को मोड़ करके और उनको या तो काट करके दफनाने का कार्य करते थे। अब इन कंकालों के माध्यम से हम लोग क्या क्या जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो कंकाल है, कंकाल से हमको जानकारियां भी तो प्राप्त होती हैं। तो कंकालों के माध्यम से हम लोग क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि कंकालों के साथ जो वस्तुएं दफनाई जाती थी, तो उस समय की हम सामाजिक धार्मिक चीजों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। जो भी स्क्रीन में आप लोगों के लिखा हुआ है सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। तो जो ये आपके कंकाल होते थे, तो जैसे कि यहाँ पर क्या बताते हैं हमें कंकाल अध्ययन से, कंकालों को जब हम अध्ययन करते हैं तो उससे हमको क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे कि हम जब कंकालों का अध्ययन करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि यह बच्चे का है, कि बड़े का है, कि बूढ़े का है, क्योंकि जब उसका हम लोग आगे क्लियर
नहीं दिखाई दे रही। ओके, तो अब आप लोग बताइए कि अब क्लियर दिखाई दे रही है। अब आप लोग बताइए कि अब आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे कंकाल थे, कंकाल में इनके अध्ययन से हमको क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। ओके, अब क्लियर है सब में? सब लोग बताइए, सबकी स्क्रीन पर क्लियर आ रहा है? आयुषी पांडे जी, बहुत बढ़िया, आपकी स्क्रीन में क्लियर आ रहा है। आप लोग बताइए, अब सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? तो चलिए, जब हम लोग कंकालों का अध्ययन करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि आखिरकार यह स्त्री का है कि पुरुष का है। उसके अलावा जब हम इनसे सामान जो हमको प्राप्त होते हैं, कंकालों के साथ जो सामान मिलते हैं, उससे हम यह पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पे ये लोग किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते थे। जैसे कि हमको कहीं से कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो हम उसको मान लेते हैं कि हम महिला का कंकाल है, क्योंकि हम लोग पता है कि आज भी महिलाएं ही आभूषणों को ज्यादातर पहनती हैं। लेकिन कई जगह से ऐसे कंकाल भी प्राप्त हुए हैं जहां पर पुरुष भी आभूषण पहने हुए थे, पुरुष भी आभूषणों को पहनते थे। उसके अलावा इन सब चीजों से जो हमको मिलते हैं कि वो पुरुष है स्त्री है, उनके बारे में भी हमको जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। उसके अलावा और क्या चीजें हमको मिलती हैं कि कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हस्तियों की पहचान की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। जो आपके कमर की हड्डियां होती हैं, वहां से हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां से हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है कि यह स्त्री की कंकाल है कि पुरुष का। क्योंकि इतने समय पश्चात जितने भी आपके कंकाल प्राप्त होते हैं, उनका कोई शेप तो बचता नहीं है, केवल हड्डियां मिलती हैं। तो उसमें हमको जो जो चीजें प्राप्त होती हैं, आगे हम देखते हैं कि ये सच कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखा था। चरक ने कौन सी पुस्तक लिखा था? तो चरक संहिता उन्होंने लिखा था। उसके अलावा अगर देखा जाए, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 अस्थियां पाई जाती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांतों की हड्डियों को जोड़कर और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि चरक ने चरक संहिता लिखी है और वहां पर उसने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है? तो उन्होंने 300 कितनी हड्डियां 360 हड्डियों का वर्णन किया है। लेकिन वहीं पर आप लोग आज के आधुनिक विज्ञान के तहत आप लोग जानते हैं कि 206 हड्डियां हैं। तो इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि शायद चरक ने जो दांत होते हैं आपके 32, उनको भी जोड़ करके बताया होगा, या तो कार्टिलेज जो होते हैं उनको भी जोड़ करके ही ये बताए होंगे। तो चलिए, एक बार आप लोग क्लास को पुनः शेयर कर दीजिए। जिन जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक न किया हो, आप लोग लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। तो उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं, आगे देखा जाए तो इनाम गांव के लोगों के जो प्रमाण मिले हैं हमको, इनाम गांव से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं
तो वहां से जो हमको प्रमाण मिलते हैं, तो यहाँ से जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने गेहूं, जौ, चावल, दाल हो गया, बाजरा हो गया, मटर और तिल के बीज इनको प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कई सारे जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, कई हड्डियों पर काटने के निशान भी हैं। अब हड्डियों में काटने के जो निशान हैं वह हमको यह बताते हैं कि ये लोग मांस भी खाते थे और इन जानवरों का सेवन करते थे। उसके अलावा गाय हो गया, भैंस हो गई, बकरी हो गए, भेड़ हो गए, बैल हो गया, कुत्ता, घोड़ा, गधा हो गया, सुअर हो गया, इन सारे जो जानवर हैं इनके भी हमको अध्ययन प्राप्त होते हैं, इनके बारे में हमको जानकारियां प्राप्त होती हैं कि ये सारे जानवर जो थे, सारे जानवरों का ये लोग पालन पोषण करते थे। यहाँ पर हमको घरियाड़ों की, चिड़िया हो गई, कछुआ हो गई, इन सारे जानवरों की हड्डियों के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। उसके अलावा जो आगे यहाँ पर आप लोगों को एक कृष्ण मृग नाम से एक दिखाई दे रहा होगा। क्या मित्रों? कृष्ण मृग, ये क्या होता है? काला हिरण। ये जो कृष्ण मृग है, काला हिरण, इसी का एक्सीडेंट करने के बाद आज जो आपके सलमान खान हैं तो वो केस में फंसे हुए हैं, अभी तक नहीं उससे बाहर आ पाए हैं। तो यह कुछ जो प्रजातियां हैं आज भी उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। खरहा, जिसको आप खरगोश नाम से जानते हैं, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, इन सारे के भी हड्डियां यहां से प्राप्त हुई हैं। और हमको ऐसा भी एक साक्ष्य मिलता है जैसे कि बेर हो गया, आंवला हो गया, और भी कई तरह के ऐसी गुठलियां प्राप्त हुई हैं जिससे हम लोग यह मान सकते हैं कि ये लोग, खजूर हो गया, इन सारे चीजों का सेवन करते थे। तो ये लोग, हम यहाँ से जो हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं, जैसे हड्डियां हमको प्राप्त होती है कहीं से, उत्खनन से, जो हमको वहां से बीज प्राप्त होते हैं, तो उनसे हम उनकी सामाजिक और आर्थिक चीजों का अध्ययन कर सकते हैं कि समाज में किस तरीके की व्यवस्थाएं थी, समाज किस तरीके से डेवलप था। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। उसके अलावा आगे हम लोग देखते हैं कि यहां पर आपको चीन की कुछ चीजें दी गई हैं कि चीन में आपके कुछ प्रमाण मिलते हैं। इसको आप लोग ध्यान से अगर देखें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण देखते हैं। जब लेखन कला का आविष्कार हुआ, जिनको अभी तक हम लोग पढ़ पाए हैं, जो लेखन कला है, जी, कस्तूरी मृग को संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में शामिल करने का मतलब ये होता है कि इन जीवों को हमको कंजर्व करके रखना है, बचा करके रखना है, और ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। इसमें आपके हाथियों को भी रखा गया है, टाइगर्स को रखा गया है, तो और भी बहुत सारे आपके घड़ियाल हो गए, इनको भी इस सूची में रखा गया है। तो उसके आगे हम लोग देखते हैं क्या जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। ये जो आपका लिखा हुआ इधर दिखाई दे रहा है, तो यह जानवरों की हड्डियों पर इसको लिखा गया था। उसके अलावा क्योंकि यह मान्यता थी कि यह भविष्य बताती हैं, राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। अब देखिए, यहां पर
जैसे कि आज भी आप लोग देखते हैं कि अब राजा भविष्यवाणी के लिए करता क्या है कि पहले हड्डियों में प्रश्न लिखवाता है कि क्या हम युद्ध करने जा रहे हैं, युद्ध जीत जाएंगे, क्या कृषि अच्छी होगी, और फिर उनको आग में डाल दिया जाता था। फिर आग में जब डाल देंगे हड्डियों को तो जलने के बाद उसमें कुछ तो दरारें आ ही जाती हैं गर्माहट के कारण। तो जब दरारें आ जाती थी तो राजा उनको पढ़वाने की कोशिश करता था कि आप लोग पढ़िए इनको और भविष्यवाणी बताइए। तो अगर उसने सही पढ़ दिया, सही बता दिया, तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसने उन चीजों को सही तरीके से नहीं बताया तो राजा फिर क्या करते थे कि उनको दंड देते रहे होंगे, क्योंकि आपको तो राजा के अनुकूल ही चीजों को बताना है। तो ये हमारा साक्ष्य था कि किस प्रकार के हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहां पर हमने लिपि के बारे में अध्ययन किया। उसके अलावा हम लोगों ने जो आपके साहित्यिक साक्ष्य थे और पुरातात्विक साक्ष्य थे उसके बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया। अब ये हमारा जो 5वां चैप्टर है, अगला एनसीईआरटी क्लास 6 का अगला चैप्टर, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। आखिरकार राजा कैसे होते थे? हमने अभी तो साक्ष्य पढ़ा, वैदिक पीरियड वाला, कि जो हमारे ग्रंथ थे, ग्रंथों में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि ऋग्वेद के बारे में आपने पढ़ा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के बारे में अध्ययन किया। उसके अलावा आपने महापाषाण कालीन जो आपके महाशिलाखंड, जिनको आप लोग जैसे कि जहां पर कब्रें प्राप्त हुई, कब्रों के बारे में आपने पढ़ा। यहाँ पर आपने इनाम गांव नामक एक पूरा स्थल के बारे में भी पढ़ा कि वहां पर कैसे हड्डियां प्राप्त होती थी। उसके अलावा अब जो हमारा अगला चैप्टर है वहां पर राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य की बात की जा रही है कि कैसे राज्य का निर्माण किया गया, राज्य का विस्तार कैसे हुआ, और जो प्राचीन कालीन गणराज्य थे, जनपद थे, जिनसे महाजनपद बने। आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि जन और विष नामक 2 शब्दों का प्रयोग आपको मिला था। तो यहां पर आपको राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आखिरकार इसमें क्या क्या चीजें हमारे समक्ष आएंगी। तो हम लोग यहां पर प्रारंभिक गणराज्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। महाजनपद बाद में इसके आएंगे। इसके अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसमें हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। जो आप लोग 16 महाजनपदों को जानते हैं, 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे, जो आने वाली क्लासेस होंगी। तो आज हम लोग इस सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे और कल आप लोग इसी टाइम पर 4 बजे से क्लास में ज्वाइन हो जाइएगा। कल का हमारा कुछ बचा था जो चौथे चैप्टर का, तो उसको आज हम लोगों ने खत्म किया है। और इसके जो सारे आपके क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनके आपकी सीरीज द स्मार्ट विजन क्लासेस, आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं द स्मार्ट विजन क्लासेस। वहां पर आपको सीरीज इसकी प्राप्त हो जाएगी। जितनी भी क्लासेस यहाँ पर हो रही हैं उसके सारे क्वेश्चन 4, जैसे कि आपके चैप्टर खत्म हो चुके हैं तो चारों चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को जो आप यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, एसएससी से रिलेटेड, और आपके जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, उसके अलावा आपका यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो एक बार आप लोग द स्मार्ट विजन क्लासेस में आकर के उस सीरीज को देखिएगा और सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद। चलिए कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो कल सब लोग ऑन टाइम 4 बजे सब लोग जुड़ जाइएगा। 4 बजे से आप लोगों की क्लास स्टार्ट होगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका
चैप्टर है राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। चलिए आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।